हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार ने 25 करोड़ का लीगल नोटिस परेश रावल पे दिया। आप फिल्म प्रोड्यूसर है बाद में, लेकिन आप पत्रकार हैं। फिर तो आप बाबा रामदेव मतलब की बात फिर आप बाबा रामदेव की बात करिए, वो जो सब बेच रहे हैं वहां पे। फिर आप तमाम और दूसरे लोगों की भी बात करिए। तो सोसाइटी देखिए, आएगा आएगा सर, देखिए आएगा ना, किसी कन्वर्सेशन नहीं आएगा। नहीं रामदेव भी आएंगे, नहीं नहीं, महेंद्र मेरा सिंह कहना है, धोनी एंड विराट कोहली भी मेरा आएंगे। आज के दौर के जर्नलिस्ट नहीं थे कि जो हिंदी का जर्नलिस्ट जो आज एक बहुत बड़ा कमोडिटी बन गया है, जिसका करोड़ों का पैकेज है। इसमें भी देखिए 15 करोड़ मिले हैं सुधीर चौधरी जी को दूरदर्शन से। ये ओ, उस समय सपना हो सकता था। ऐसे ऐसे गांव हो गए थे हरियाणा राजस्थान में, जहां पे गांव में पुरुषों की संख्या ज्यादा थी, महिलाएं थी नहीं। वो नेपाल से लड़कियां खरीद के लाते थे शादी करने के लिए, पहचान के लिए। आपने देखा कि जगह जगह मशरूम क्लिनिक खुल गए थे, लोग बच्चियों को पैदा होने से पहले ही मार देते थे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं वेलकम कर रहा हूं मनोज रस्तोगी जी को। एंड मनोज रस्तोगी जी एक डायनामिक पर्सनालिटी है। मैं हमेशा एक बात सोचता हूं कि उनके बारे में क्या कहना, जो बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन इसके अलावा ये अनसंग हीरो हैं, जिनमें एनर्जी है, वाइटलिटी है और क्या नहीं है। जब मैं कल राजीव भदौरिया भैया के घर में जब इनसे मिला, तो इनकी ऑरा देख करके मैंने सोचा 300 मीटर के आगे आजू बाजू ऑरा इनका घूम कर रहा है, वेव कर रहा है, एनर्जी मूव कर रहा है। सो मनोज जी, आपको नमस्कार। नमस्कार प्लीज नमस्कार गो राठौर अहेड। साहब। नमस्कार। आपकी भी, आपके व्यक्तित्व के अंदर भी एक अंदर अलग ही चुंबकीय आकर्षण है। थैंक यू सर। मनोज सर, आपका इंट्रोडक्शन में क्या दूं। एक एक टीवी जर्नलिस्ट हैं। आप एक कॉरपोरेट में कॉरपोरेट कम्युनिकेशन को हेड कर चुके हैं, कंपनी लाइक जेएसपीएल। एंड आपने अपने छाप वहां पे छोड़ा है, द कंपनी लाइक ओमेक्सी। यानी कि कॉरपोरेट घरानों से आपका गहरा रिश्ता है। आप टीवी के शो के प्रोड्यूसर्स हैं, आप राइटर हैं। आप जब 15 साल के थे तो उस समय आपने साबुन के लिए स्लोगन लिखा, पंचलाइन लिखा, और वो बहुत ही पॉपुलर हुआ। तो ये प्रतिभा जो आपके अंदर आया और इससे आप आगे बढ़े। आज मैं आपका क्या इंट्रोडक्शन दूं, आप क्या मानते हैं? आप जर्नलिस्ट हैं, आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर हैं, आप फिल्म प्रोड्यूसर हैं, आप टीवी प्रोड्यूसर हैं, आप क्या है, क्या इंट्रोडक्शन है आपका? जरा बताइए खुद ही, आप एक फाइनल वन। बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा है, लेकिन मैं तो बहता पानी हूँ। ओ, ओके। पानी जहां भी जाता है अपना रास्ता बनाता है, जिसके साथ मिलता है उस जैसा हो जाता है। तो मैं अपने आप को पानी जैसा ही मानता हूँ और हमेशा रहना भी वैसा ही चाहता हूँ, ताकि क्योंकि पानी जो है ना, उसके अंदर एक तरलता होती है, सरलता होती है, सबकी प्यास बुझाता है, सबको शीतलता देता है। तो वही अपने अंदर कोशिश की है शुरू से आज तक, कि पानी की तरह रहो, रास्ता बनाते चलो। चलो, थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे सवाल क्वेश्चन हैं, तो जो सर कह रहे हैं वो मान लें कि मनोज रस्तोगी सर का जो प्रोफेशन है बहता हुआ पानी है। और जो आए गले लगा के चलते जाए, चाहे वो टीवी का काम हो, चाहे फिल्म का काम हो, चाहे जर्नलिज्म का काम हो, चाहे कोई भी काम हो ना। एक दूसरा सवाल आप पूछता हूँ सर। सर, आप आपने एक मूवी बनाया था, और उस मूवी का नाम था तीन बैचलर, थ्री बैचलर्स, करेक्ट? थ्री बैचलर जब मूवी आपने बनाया, तो आप उस समय डायरेक्टर थे, करेक्ट? आप नहीं, उसके मैं उस निर्देशक फिल्म थे। का डायरेक्टर नहीं था। मैं हाँ। उस कंपनी में डायरेक्टर था। ये फिल्म डायरेक्ट की थी अजय सिन्हा साहब ने। अच्छा। लेकिन हमारी जो कंपनी है यूवी न्यूज कम्युनिकेशन लिमिटेड, उसमें मैं और सतीश कौशिक जी, जो बहुत ही ख्याति प्राप्त निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, मतलब विख्यात व्यक्ति एनएसडी के। दुर्भाग्य से हमारे बीच में सतीश भाई अभी नहीं है। लेकिन उस कंपनी में मैं, मेरे दोस्त प्रमोद शर्मा की वो कंपनी है, उसमें हमने बहुत सारी फिल्में बनाई, बहुत सारी फिल्मों का कारोबार किया, उनको मार्केट दी, टेरेस्ट्रियल राइट लिए, सीरियल भी बनाए। उस कंपनी की ये फिल्म थी। ये फिल्म अजय सिन्हा जी ने डायरेक्ट की थी, लिखी भी उन्होंने थी। मैं उसका प्रोड्यूसर था, क्रिएटिव प्रोड्यूसर आप मुझे कह सकते हैं। ये श्रेय आप मुझे दे सकते हैं। तो दैट्स ग्रेट। एक यहाँ मेरे खास क्वेश्चन है सर। उस मूवी में आपने सरमन जोशी पे आपने लीगल नोटिस भेजा, केस किया, राइट? क्या इश्यूज था? लेकिन मैं इसलिए क्वेश्चन पूछता हूं कि कई बार मुझे ऐसा लगता है, आम जनता को लगता है, जो आम जनता है, क्योंकि वो पिसती है, आम जनता पिसती है, आप जर्नलिस्ट है, आप फील करेंगे, क्योंकि जो करता है उसको फर्क नहीं पड़ता।
जो करता है उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। लेकिन आम भोली भाली जनता उस न्यूज पे विश्वास करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पब्लिसिटी स्टंट होता है ताकि मूवी हिट करे? क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार ने 25 करोड़ का लीगल नोटिस परेश रावल पे दिया। एक छोटी सी बात बताइए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ उठता हूँ बैठता हूँ, माइंड साइकोलॉजी समझता हूँ, सब कुछ समझता हूँ। क्या ये सचमुच में एक केस होता है या एक स्टंट होता है? क्योंकि अक्षय कुमार जी केस मारते हैं, एंड उसी समय उसी के ग्रुप में सुनील शेट्टी जी उनके हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। तो ये क्या है, आम जनता क्या समझे इसको, आप बताइए। देखिए, जिसको जो समझना है वो समझे। बात तो बहुत पुरानी है। अब वो फिल्म आके चली भी गई। शर्मन जोशी बड़े अभिनेता, अच्छे अभिनेता तो पहले भी थे, आज भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो यही आपसे कहूंगा कि जो बात गुजर गई वो गई। लेट मत, बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। मत, बट हैविंग सेड दैट, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, हैविंग सेड दैट, मत, जब आपने अभी जो हेरा फेरी का जिक्र किया, अक्षय या भाई की या अन्ना की, हाँ, सुनील शेट्टी साहब को हम प्यार से अन्ना कहते हैं, हमारा भी उनसे हम्म, तारुफ रहा है, पुराना तारुफ है 20-25 साल का। जब उन्होंने पॉपकॉर्न मोशन पिक्चर्स बनाई थी, सुनील साहब ने, अन्ना ने यानी कि, बड़ी सारी पिक्चरें प्रोड्यूस भी की हैं। हम्म, और वो इकलौते ऐसे शख्स हैं पूरी इंडस्ट्री में जो एवरीबडी इज गुड फ्रेंड है। या तो अन्ना बिल्कुल उसी तरह के व्यक्ति हैं कि जिनके सब दोस्त हैं। तो जहां तक ये हैप्पी बर्थडे वाली बात है, अन्ना अपने कभी रिश्ते किसी से खराब नहीं करते, पैसे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करते। बात यदि स्वाभिमान की हो, इज्जत की हो, या किसी सिद्धांत की हो, तब तो मैं मान सकता हूं कि अन्ना कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये जो उनको जानते हैं उनको मालूम है। लेकिन ये जो आपने इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच में बात की, तो इसका स्पष्टीकरण तो ये है। मनोज सर, एक छोटी सी बात है। आपने कहा अन्ना रिश्ता नहीं बिगाड़ते, इसलिए उन्होंने विश किया। अब सवाल यहाँ पे दूसरा एक आता है, तो क्या अक्षय कुमार जी जानबूझ के रिश्ता बिगाड़ रहे हैं या एक मार्केटिंग स्टंट है? अब ये तो बड़ा मुश्किल है कह पाना। देखिए, ये तो दो व्यक्तियों के बीच की बात है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में बात है, मैं हम्म, उसके आधार पर आपको, और पत्रकारिता में इतना लंबा अनुभव होने के नाते कुछ बात कह सकता हूं। हम्म, जितना उस विवाद के बारे में पता चला है, अब तीनों पक्षों की बात सामने आ गई है। यानी अ, अक्षय कुमार जी ने भी अपना बयान दे दिया है, परेश रावल जी भी बोल चुके हैं, उनके वकील अमित पाटिल ने जो नोटिस का जवाब देने की बात थी वो भी सामने आ गई, और सुनील शेट्टी साहब ने भी बात अपनी कह दी। तो जो पब्लिक डोमेन में बात, तो में वो माननी पड़ेगी। जो लोग मुंह से कह रहे हैं, अंदर किसके मन में क्या है, मैं आपसे सामने से नमस्ते करता हूं और पीछे कहता हूं, समझ गए आप? मैंने इसलिए कहा था कि आपको एडिट ना करना पड़े, बीप बीप हाँ, ना लगानी पड़े। तो ठीक है, ये जो हाँ, दोहरापन है, ये जो दोहरापन है इंडस्ट्री का, ये दरअसल वहां की अनिवार्यता है, वहां की जरूरत है, या कहिए वहां का चरित्र है। रही बात कंट्रोवर्सी की, तो ऐसा बहुत बार होता है। ये मैं फर्स्ट हैंड कह सकता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि जो पब्लिसिस्ट होते हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, वो ऐसी युक्तियां भी करते हैं जिससे फिल्म थोड़ी गर्म हो जाए, जिससे फिल्म में थोड़ा सा लोगों की रुचि बन जाए। और कई बार वास्तव में भी होता है, जैसा यहाँ मामला आया है, कि भाई अगर उन्होंने पैसे ले लिए, इसका एक बड़ा तकनीकी पक्ष है। जो आपने जिक्र किया था ना अभी, हमारे थ्री बैचलर वाला, उसका भी मैं हवाला देता हूं कि शर्मन जोशी जी ने हमारी उस फिल्म में वो हीरो थे। दो हीरोइनें थी, रिया सेन, राइमा सेन। तो फिल्म काफी दिन रुकी रही, इसमें कोई दो राय नहीं, शक नहीं है, रुकी रही। हमने कंप्लीट की। एक प्रोड्यूसर के तौर पे जो फिल्म इंडस्ट्री का नॉर्म है, एसोसिएशन का, यूनियन का, कि डबिंग से पहले आप पैसे देते हैं, एनओसी लेते हैं, किसी आर्टिस्ट का कोई पैसा नहीं होना चाहिए, तब आप पिक्चर रिलीज करते हैं। तो वो सारा काम हमने किया, उसमें शर्मन मिनट, जोशी जी एक की भी मिनट, पेमेंट दी। सर एक सेकेंड। तो ये नया चीज है, हमारे व्यूवर्स को नहीं पता होगा। इज इट द लॉ कि आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा एनओसी लेने के पहले, और किसी भी आर्टिस्ट का 1 रुपया भी बकाया नहीं होगा? ये रूल किसने बनाया? नहीं नहीं, देखिए, जो एसोसिएशन है ना, इम्पा, जो वहां पर फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, सिने हम्म, आर्टिस्ट एसोसिएशन है, बड़ी हम्म, स्ट्रांग है मुंबई इंडस्ट्री में। हम्म, हम्म, तो उनकी ये अपनी नॉर्म है, सब जो आर्टिस्ट वहां रजिस्टर होते हैं, चाहे वो छोटा आर्टिस्ट हो, चाहे बड़ा आर्टिस्ट हो, चाहे बाकी हो। तो हम्म, एक फिल्म उद्योग के लोगों द्वारा बनाया हुआ ये प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है, ठीक है, उसका सबको पालन करना पड़ता है। और ओके, अगर किसी पे, हाँ। अब आप आगे बताइए, समझ में आ गया, अब तो आगे बताइए ये तो इसमें क्या ये जो होगा? मामला था, उसमें
अखबार में ये खबर छपी, हमारी फिल्म के सामने बोल बच्चन, जो कि बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म थी उसी समय, हमारी फिल्म को गोविंद भाई श्रॉफ रिलीज कर रहे थे, और वो जो दूसरी बोल बच्चन फिल्म थी उसको पोंटी चड्डा जी रिलीज कर रहे थे। उससे पहले पब्लिसिटी जैसे होती है, आज तो खैर पब्लिसिटी बदल गई, तो पुरानी बात है, 2007 और 10 के बीच की बात है, तब पब्लिसिटी, कपिल शर्मा शो नहीं आया था, तब पब्लिसिटी आप चैनलों पे जाके अलग अलग जगह जाके करते थे। तो वहां पर इनको आना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस तय हो गई थी, इनकी तरफ से कंफर्मेशन थी हमें, उससे पहले मालूम चला कि वो बिजी हैं, कहीं बाहर गए हैं, और अखबार में खबर छप गई कि वो खबर थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट, और उनके हवाले से थी शर्मन जोशी जी के। तो फिर स्वाभाविक रूप से एक प्रोड्यूसर होने के नाते, देखिए साहब, हमने तो सबका पैसा दे दिया, हमने फिर यही बात कही कि भाई फिल्म जो है कोई दवाई की शीशी तो है नहीं जिस पर एक एक्सपायरी डेट लिखी है कि साहब पुरानी फिल्म नहीं रिलीज कर सकते। अरे ख्वाजा मत, आप देखिए के आसिफ की फिल्म थी लवन गॉड, संजीव कुमार जी की डेथ हो गई थी, 10 साल बाद वो फिल्म रिलीज हुई बन के। अब बन के रिलीज करना तो प्रोड्यूसर का अधिकार है, उसके पैसे लगे हुए हैं, डायरेक्टर का काम है, से इतने सारे आर्टिस्ट उसमें थे, कोई म्यूजिक डायरेक्टर है, कोई डांसर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई कितने लोगों का भविष्य उससे जुड़ा होता है, केवल एक व्यक्ति की फिल्म नहीं होती हीरो या हीरोइन की, वो एक कोलोबरेटिव आर्ट है। तो बहुत गंभीर मुद्दा था कि भाई उन लोगों को तो अपना काम, उसमें हिमानी शिवपुरी थी, मनोज पावा थे, उसमें डब्बू डब्बू मलिक, जो आज देखिए अरमान मलिक और अमोल मलिक उनके पिता हैं, अनु मलिक के भाई हैं, उनका म्यूजिक था उस फिल्म में। तो क्या इन सारे लोगों को अपनी फिल्म दर्शकों तक ले जाने का अधिकार नहीं है? मनोज जी, आपकी बात मैं समझ गया, आपकी दर्द और पीड़ा समझता हूँ। मैं अपनी कॉर्पोरेट प्रोग्राम में हमेशा एक बात करता हूँ कि स्मेल और फीलिंग हमेशा प्रेजेंट होती है, चाहे अतीत का हो चाहे भविष्य का हो। एंड आपकी दर्द छलक छलक के निकल रहा है, मेरे को दिख रहा है, मैं फील कर पा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे खास था कि जो आपने केस किया, केस पब्लिसिटी पब्लिसिटी स्टंट था या नहीं था? आपने कहा सब्जेक्टिव हो सकता है। मैं आपको एक बताता हूँ, सैफ अली खान की मूवी आ रही थी विनोद एजेंट, और वो ताज में खाना खाने जा रहे हैं, उनका कोई फोटो ले रहा है, मारा पीटी हो रही है, और वो न्यूज बन के शुरू हो जा रहा है। ये सारी आइडिया देता कौन है? प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, कि ऐसे करो तो मूवी हिट होगी, या लोग जानेंगे, लोग बातें करेंगे, और आम जनता के दिल से खेला जा सकता है, इमोशन से खेला जा सकता है। आम जनता के इमोशन से खेलने का अधिकार, सजेशन, मैं बोलता हूँ सजेशन देता कौन है? ये तो मैं इस पे तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल इसके बारे में कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, जो हाँ। सवाल आप कर रहे हैं कि कौन देता है। क्योंकि मैं नहीं मानता इस बात को, मुझे लगता है कि जो फिल्मकार है, जो निर्देशक है या निर्माता है, वो अपने काम से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता, ये मेरा मानना है, फर्मली मेरा बिलीव है कि ये कोई आपका कर नहीं बिलीफ सकता। हो सकता है, हाँ ये मेरा आपका बिलीव है। बिलीफ हो सकता है, ये हाँ मेरा आपका बिलीव बिलीफ हो सकता है, लेकिन एक आम जनता से, हर इंसान, देखिए अब एक छोटी सी बात बोलता हूँ, आम जनता के इमोशन बहुत बड़ी कीमत है। वो पता होगा कि मुंबई में जब बिहार के लोगों को हटाने और निकालने की बात चली थी, तो न्यूज बहुत चली, और उस समय में एक व्यक्ति ने, इमोशनली वीक बंदा था, वो बस में लेके रिवॉल्वर लेके चल पड़ा। He was caught or he was killed, whatever. I don't want to know about this. Don't you think that this kind of a news really make a vulnerable to the society? Because those you see, Akshay Kumar will stay back, Paresh Rawal will stay back. There's no problem at all, because for them 25 crore rupees is peanuts. That's right. For you, like 25 rupees is a peanut. For me 25 rupees is two peanuts. सब लोग खुश होते हैं, किसी को हम, इवन वी आर स्टेइंग, सपोज कमिंग आउट ऑफ द 5 स्टार होटल, अगर इवन गेट कीपर ने दरवाजा खोल दिया तो 100 रुपया, अगर दिल खुश होता है तो दे देते हैं, नहीं दिल खुश हुआ तो छोड़ देते हैं। जितनी कीमत हमारी जिंदगी में 100 रुपया के, उतनी कीमत उन लोगों की जिंदगी में 25 करोड़ का है। But the fact is not the amount. The money is very insignificant, very very insignificant. I think आप एग्री करेंगे कि अक्षय कुमार जैसे व्यक्ति को 25 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। लेकिन दिस न्यूज अर्न ऑन द सोशल मीडिया, एंड हायरिंग द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड देन मेकिंग अ कमेंट ऑन दिस एंड मेकिंग अ हाउस होल्ड नेम, डोंट यू थिंक इट्स अ कंज्यूमिंग द ब्रेन ऑफ इंडिया? आपका इट क्या इज मत है इस डिफिकल्ट पे? सर, सर इट इज वेरी क्योंकि आप डिफिकल्ट टू जर्नलिस्ट आंसर हैं, विदाउट हैविंग देखिए जो। जनरली सी, सी, आप बात समझ जाइए।
मनोज सर, मैं आपको क्लियरली एक बात बोला था कि क्वेश्चन हम खुल के बात करेंगे और अच्छा हाँ बात लेकिन करेंगे। आप मेरे मेरे उसमें बात कीजिए। देखिए मैं अक्षय कुमार जी का ना तो स्पोक्स पर्सन हूँ, नहीं नहीं, इंडस्ट्री मैं का। सी यहाँ एक एक छोटी सी बात, आप क्वेश्चन गलत ले जा रहे हैं। अक्षय कुमार की बात ही नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि पैटर्न क्या है, ब्रेन का पैटर्न क्या है, ब्रेन का सिस्टम क्या है। ब्रेन का सिस्टम ये है सर। आप देखिए, आप फिल्म प्रोड्यूसर है बाद में, लेकिन आप पत्रकार हैं। आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे है। मनोज सर, इस बात को समझिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज में, आज आप देखिए, आई एम तो नॉट फिर आप टॉकिंग बाबा अबाउट द। रामदेव की बात, फिर आप बाबा रामदेव की बात करिए, वो जो सब बेच रहे हैं वहां पे। फिर आप तमाम और दूसरे लोगों की भी बात करिए। तो सोसाइटी देखिए, आएगा आएगा सर, देखिए आएगा ना, किसी कन्वर्सेशन नहीं नहीं आएगा। नहीं नहीं रामदेव भी आएंगे, नहीं नहीं, महेंद्र मेरा सिंह कहना है, धोनी एंड मेरा विराट कहना कोहली भी मेरा आएंगे। सर सर मेरा हाँ, मेरी बात सुनिए। मेरा क्या कहना है, जब हम किसी एक पर उंगली उठाते हैं तो चार उंगली हमारी तरफ होती है। ठीक है। तो हमें फंडामेंटली ये सोचना चाहिए कि जो हम सोसाइटी का कंपोजिशन है उसमें सब हैं। और जब व्यापार की आप बात करते हैं तो व्यापार में आज आप, अभी आपने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, अभी हाल में, अभी खत्म भी नहीं हुई है। तो दोनों देश क्या कह रहे हैं वारफेयर में? एक प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, वो कह रहा है मैंने राफेल गिरा दिया, हम कह रहे हैं नहीं, हमारे तो, हम तो अंदर तक चले गए, हमने तो बहुत प्रिसाइज बॉम्बिंग की, हमने तो बिल्कुल जाके की। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ये भी उसका एक हिस्सा बन जाता है। ठीक मनोज है। सर, मनोज सर, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। इनफैक्ट हम वॉर में भी आएंगे, रामदेव भी आएंगे, बिकॉज मैं मनोज रस्तोगी सर से बात कर रहा हूं, जो एक जर्नलिस्ट भी हैं, जो एक बुद्धिजीवी भी हैं। और मैं बड़ी इज्जत कर रहा हूँ, करता हूँ आपकी जर्नलिस्ट को। मेरे बहुत जर्नलिस्ट फ्रेंड है, एंड खुल के बात करता हूँ, खुल के बात करता हूँ। राइट। तो आपको जो दिल में है बोलिए। का बोलना अधिक, मेरा सवाल पूछना अधिकार है, आपका जवाब देना अधिकार है। बहुत सिंपल सा सवाल है। बट देखिए, प्रोपोगंडा एक ऐसी चीज है जो हमेशा रही है, वारफेयर अलग चीज है सर। मैं आपको दिल की बात बताता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा था, मे बी 6 7 ईयर्स, और मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पे बहुत ही कैंडिड कन्वर्सेशन था, डैड के साथ, चाचा के साथ, दादा के साथ, सबके साथ। तो डैड बताया करते थे कि इंडिया इंडो पाकिस्तान 1970 वॉर में, 71 वॉर में, हिंदुस्तान के लोगों ने पर्चे छपवा दिए और नीचे हवाई जहाज से गिरा दिए कि बाकी के लोगों ने तुम्हारा सरेंडर कर दिया। और ये देख करके उनके 90,000 सैनिक ने सरेंडर कर दिया। दैट्स अ प्रोपोगंडा, दैट्स अ वॉरफेयर। वॉरफेयर में सब कुछ जायज है। आपने कहानी तो सुनी होगी ना, जंग में और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है। नहीं नहीं, सर बिल्कुल मैं बात एक आपकी छोटा, दुरुस्त है। पर आप मुझे बताइए, मैं भी आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पत्रकार मैं भी हूँ। और हाँ पूछिए, जैसे हमारा तो काम ही सवाल पूछना हाँ है। पूछिए तो पूछिए आप पूछिए मुझे ना। बताएं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो जिस तरह की इन दिनों बातें कर रहे हैं, क्या उन्हें ये करने का अधिकार है? नहीं है। क्यों कर रहे हैं वन लेकिन? लाइन नहीं है। नहीं, पर नहीं क्यों है, कर रहे हैं फिर? क्योंकि अपनी मसल पावर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं नहीं, कंट्री तो हैज टू पे, नहीं नहीं, कंट्री हैज टू पे, अमेरिका हैज मेरा टू पे। मेरा हाँ, तो जैसा आपने अभी जवाब दिया ना कि अब अगर कोई व्यक्ति जो जिस पोजीशन पर है उसके अनुकूल आचरण ना करे, बिहेवियर ना करे, उस इंडस्ट्री का हर एक का एक एथिक्स होती है और एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है और एक लॉ होता है, तीन ये अलग अलग चीजें हैं, है ना? तो अगर वो ना तो लॉ को फॉलो कर रहे हो और ना कंडक्ट को उसके अनुरूप कर रहे हैं, एथिक्स को, तो यही चीज यहां लागू होती है। इंडस्ट्री में कुछ सेड नॉर्म्स है, कुछ अनसेड नॉर्म्स है। जो सेड नॉर्म्स है वो ये है कि सबको, आपने अक्सर देखा होगा किसी एक पर्टिकुलर डेट पे, दिवाली पर, ईद पर फिल्में सामने आमने आ जाती हैं। तो भाईबंदी में कई बार वो आगे पीछे करते हैं और कई बार होता है कि नहीं हम तो करेंगे। ठीक है। तो ये सब चीजें बड़ी कहना चाहिए कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक घटनाएं हैं जिनके बारे में या तो उस प्रोडक्शन हाउस का कोई अथॉरिटी जो उस पर बोल सके, कि जो उस पर ये बता सके कि हाँ हम इसको कंफर्म करते हैं या नहीं करते हैं। आपने जो बात कही, मेरे पास तो उसकी जानकारी नहीं है, आपके पास है, आप कह रहे हो इन्फ्लुएंसर से उन्होंने कराया, मेरे पास नहीं है। बाजार है, हर कोई बेच रहा है, हर कोई अपना माल बेच रहा है, कोई केवल फेक न्यूज बेच रहा है। ठीक है। अब ये तो बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि लेकिन जो तीन लोग हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, एक नाम मैंने आपको दिया, अमित पाटिल, जो कि एडवोकेट है। और ये परेश रावल जी ने अपने ट्विटर हैंडल से कहा कि मेरे एडवोकेट ने सही जवाब उसका दे दिया है। और उन्होंने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहा कि जब मेरा जवाब वो लोग पढ़ेंगे तो सारी बात खत्म हो जाएगी। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, सहमत हूं कि हम्म। लोग अपने फायदे के लिए न्यूज बनाते हैं, न्यूज फैलाते हैं। लेकिन इसमें पीसता कौन है? एक आम इंसान, इमोशनली वीक इंसान का दिन खराब हो जाता है।
चाहे वो अक्षय कुमार, परेश रावल की कहानी हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट कोहली की कहानी हो, चाहे वो किसी क्रिकेटर एक्स वाई जेड रोहित शर्मा, किसी की भी कोई ना हो, राइट, बट द फैक्ट इज एक आम इंसान उसको झेलता है। मैं ये सारी चीजें मेरी ऐसी फीलिंग है सर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, दिल की गहराई से आंसर दीजिएगा। आप जब छोटे थे या बच्चे थे, तो आप भी एक इंसान होंगे जिसमें इमोशन होगा, जिसके फीलिंग होगी, जाने ना अनजाने किसी से अटैच हो जाते होंगे। आप उसके बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में। जब आप पैदा हुए तो मम्मी पापा क्या करते थे, आप कैसे कैसे अपने रास्ते पे बैठे? आई रियली वांट टू नो यू एंड माय पीपल वांट टू, देखिए माय कदम, फॉलोअर्स मेरे वांट टू नो। फादर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में थे। अभी पिछले साल दुर्भाग्य से उनका देहांत हुआ। तो बहुत ही जी शुक्रिया। मदर मेरी अभी हैं, और मेरा जन्म मुजफ्फरनगर यूपी में, वेस्टर्न यूपी में एक जगह है, वहाँ हुआ। तो दरअसल मेरी गाजियाबाद से लेके देहरादून तक की बीच में शिक्षा दीक्षा सब हुई। बचपन से बड़ा घर में जो माहौल था वो पढ़ने लिखने का था। पिता हमारे जो थे वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। मुजफ्फरनगर में श्री राम दरबार है, जो चार बंधु हैं जिन्होंने, अगर आपको ध्यान हो, राम कथा गाते हैं। वो परिचय फिल्म हम्म। में उनका गाना भी है, सूरज की गर्मी से जलते हुए मन को मिल जाए तरोवर की छाया। तो राम कथा का जो एक संस्कार बचपन से था वो मुझ में पढ़ा। हमारे यहाँ गीता प्रेस गोरखपुर की तमाम पुस्तकें आती थी, तो पूरा पूरा बचपन महाभारत को हजारों बार पढ़ा होगा। इसलिए एक एक चरित्र महाभारत का, चाहे वो एकलव्य हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो आप कह सकते हैं घटोत्कच हो, चाहे वो युधिष्ठिर का वो जो धूत कीड़ा वाला, जब वो जुआ खेलते हैं द्रौपदी को हार जाते हैं, या वो जो पूरा का पूरा संवाद है अर्जुन और कृष्ण का, वो कहीं ना कहीं इतना भीतर तक घुसा हुआ है कि उसने बहुत गहरे से प्रभावित किया। उसके बाद जब किशोर वय की उम्र हुई 12th तक की, तो वो जो आसपास माहौल था उससे बचना मुश्किल था। तो एक यस। संस्था का निर्माण किया, युवा अंकुर। और उसके पीछे सोच ये थी कि उस दौर के युवा को एक सांस्कृतिक मंच मिले ताकि वो अपने भीतर की एनर्जी को चैनलाइज कर सके। तब आप कितने साल के थे? आई थिंक आई वॉज हार्डली 16 to 18। ओके, आई गुड, वॉज इन कैरी ऑन। गाजियाबाद, आई वॉज इन गाजियाबाद बिकॉज आई क्लियरली रिमेम्बर 18 ईयर्स का जब मैं हुआ तो मैं वो संस्था का पंजीकरण कराने गया, और हमारे यहाँ उस वक्त मेरठ में होता था। तो ओके। उन्हें लगा कि मैं, जिनका ये संस्था है उनका कोई बच्चा बच्चा हूँ। अच्छा तो अच्छा। हाँ, जो डिप्टी रजिस्ट्रार थे उन्होंने कहा भाई उनको बुलाओ जिनके ये है। संस्था है। कौन है मनोज की, उनको बुलाओ, उनको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा राइट। मैं ही हूँ। तो वो बोले अच्छा। तुम हो? तुम कितने साल के हो? मैं छोटा दिखता भी था, तो उन्हें लगा मैं ओके। 18 का भी नहीं हूंगा। तो मैंने बताया उन्हें। तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फिर काफी मदद उसमें की, और बहुत सारी बातें की। बाद में हमारे वो अच्छे मार्गदर्शक भी बने। तो वो संस्था लेडीज गठित की। लेडीज लेडीज एंड जेंटलमैन, मनोज सर की ये कथन ये बात बताता है कि आप यंग हो और अपनी जर्नी जल्दी स्टार्ट करते हो, तो बुजुर्ग या एजेड लोग आपको ज्यादा प्यार देते हैं। वही प्यार इनको भी मिला। डोंट स्टॉप योरसेल्फ, मूव ऑन, टेक एक्शंस। फिर क्या हुआ सर? तो दरअसल कोशिश थी कि जो यूथ था हमारे वक्त का, हम्म। आरक्षण से पहले की बात है, अगर आपको याद हो, हम्म। 1989 में हम्म। आरक्षण मूवमेंट आ रहा था। वीपी हम्म। सिंह जी अलग हुए थे। तो हम तो नौजवान थे, 18 19 साल की हम्म। उम्र थी। तो हम्म। समझ में नहीं आ रही थी कि क्या चीजें हैं। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर थी कि जब हम उत्तर प्रदेश से दिल्ली आते थे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक अंग्रेजी था, जो इंग्लिश वाले लोग थे ना, वो जो क्लास गैप था, दे यूज टू लुक डाउन टू अस। और एक बड़ा करेक्ट। उनका जो डिस्क्रिमिनेशन जैसा था, तो वो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस में जाके वहाँ लाइक माइंडेड लोगों से बातचीत की, और उनको एक कनेक्ट किया। अच्छा, उस जमाने में गूगल नहीं था, आज के यूथ को ये समझना बड़ा मुश्किल है। शायद उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि हम कैसे करते थे। हम जब घर से राइट चलते राइट थे, राइट तो राइट। आज की तरह मोबाइल फोन नहीं थे कि हमने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, एसएमएस भेज दिया। तो मोबिलाइज करना बहुत बड़ी मुश्किल चुनौती। था, मुश्किल था, मुश्किल था, हाँ। वो चिट्ठी का जमाना था, 15 पैसे का पोस्ट कार्ड खरीदते थे, 35 पैसे का अंतरदेशीय आता था। हाँ। तो हम अलग अलग संस्थाओं में जा करके, जैसे आज डिस्टेंस एजुकेशन है, आई स्टिल रिमेम्बर आई हैव gathered so many prospectus of Usmania University, ओ। Indira Gandhi Open University, हाँ। and I have provided those prospects and those leaflets, हम्म। एंड उनके प्रोस्पेक्टस के कैसे वो डिस्टेंस एजुकेशन कर सकती हैं। क्योंकि हमने देखा कि सहारनपुर में जहाँ लकड़ी की नक्काशी का काम होता है, मेरठ जहाँ पे कैंचियां बनती हैं, पिलखवा जहाँ पे हैंड ब्लॉक की प्रिंटिंग होती है, तो उसमें बहुत सारा ऐसा यूथ था जो पढ़ना तो चाहता था,
लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसके घर वाले उसे पढ़ा सकें। तो वो दिन में उसमें काम करता था, खड्डी में, मतलब जो उसके हैंडीक्राफ्ट थे, कुटीर उद्योग थे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरठ में तमाम तरह के बैट बॉल स्पोर्ट्स गुड की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ। बास्केट वो बनती है, शटल कॉक बनती है, बैट बनते हैं, बॉल बनती है, फुटबॉल बनती है, ऑल दैट। सर एक बात बताइए, आपने बीएससी कंप्लीट किया राइट, उसके बाद आप मास कॉम में चले गए। ये इत्तेफाक ऐसा था कि देखिए बीएससी जो मैंने की, वो जो मिडिल क्लास कंपल्शन थे उस वक्त, चॉइस नहीं थी। क्योंकि कॉलेज में दो ही डिसिप्लिन होते थे, या तो आर्ट ले लो और या तो हाँ, साइंस ले लो या बायोलॉजी। बायोलॉजी तभी ले पाओगे जब आपने 10th के बाद से बायोलॉजी लियो। करेक्ट तो वो करेक्ट हमने ली करेक्ट नहीं, करेक्ट। वो हाँ, हमने ली नहीं। तो फिर मेरी रुचि जो थी नुक्कड़ नाटकों में थी, कविताओं में थी, किताब पढ़ने में थी, चंपक, नंदन, चंदा मामा, एकलव्य, तमाम पत्रिकाएं, कादम्बनी, सरिता, जितनी भी पत्रिकाएं थी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो ये बिल्कुल ऐसे घोट के पीते थे हम लोग। और उसी दौरान मैंने क्या किया था कि मैंने देखा था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर पे ये सारी किताबें नहीं आ सकती। नहीं तो होती हाँ। मैं किराए पर किताबें लाता था और आगे उन किताबों को, उन पुस्तकों को दूसरे लोगों को देता था। किराए पे? नहीं, कुछ जो ऐसे युवक थे जो नहीं दे सकते उनको फ्री, और जो पैसे दे सकते थे उनको कंट्रीब्यूशन, जैसे इसका 50 लाख। मतलब आप, इसका मतलब एंटरप्रेन्योरशिप आप में बचपन से था। हाँ ये तो खैर है, ये तो है। इन्होंने बड़ी बहुत बड़ी बात कही। ये एंटरप्रेन्योरशिप 18 साल के इतने थे, और आप में से काफी लोग जो फिफ्टीज में होंगे कनेक्ट करेंगे कि वो वह जमाना था जब ऐप पे आपको न्यूज नहीं मिलते थे, और आपको सरिता, धर्मयुग, चंदा मामा, बहुत सारी ऐसी किताबें थी जो या तो आप खरीदो या भाड़े पे लेके आओ। और ये इतना पैसा पॉकेट मनी होता नहीं था कि हर महीना आप मैगजीन खरीद सकें। इन्होंने बड़ी बहुत बड़ी बात कही है। फिफ्टीज के लोग इसे कनेक्ट करेंगे कि यस, ये ऐसा ही होता था। और ये उस समय भी किराए पे देके पैसा कमाते थे। यानी कि जो व्यक्ति अपॉर्चुनिटी ढूंढता है तो आपदा में उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो आपदा में अपॉर्चुनिटी ये तब से ढूंढते थे। राइट सर, आगे बताइए फास्ट अपने लाइफ में, क्योंकि बड़े सारे सवाल आपसे पूछने हैं। तो बस वो वहां से उस दौर में जब बीएससी के दौरान जैसा होता है कि भाई अब आप क्या करोगे, बैंक के पीओ की नौकरी करोगे कि आप दूसरे एग्जाम दोगे, प्रतियोगिता दर्पण लेना शुरू कर दिया, एम्प्लॉयमेंट न्यूज पकड़नी शुरू कर दी कि भाई नौकरी कहाँ करनी है, कैसे करेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास प्रेशर था। तो उसी दौरान एक संस्था थी सहारनपुर में, राजा जी नेशनल पार्क के लिए मुझे एक छोटी सी स्कॉलरशिप मिली कि भाई आप वहां जाकर देखिए। और चूंकि मैं यूथ वगैरह पे काम करता था, नुक्कड़ नाटक करता था, हमने एक प्ले भी किया था, बड़ा मशहूर हुआ था सहारनपुर में। वो भोपाल गैस ट्रेजिडी पर था, त्रासदी उसका नाम था। और वो हमने, हमारे साथी छात्रों ने, उसमें से एक व्यक्ति आज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत एस्टेब्लिश हो गया, मनोज नौटियाल, हमने मिलकर किया। 5 जनवरी को उसका मंचन हुआ और वो बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। उसकी वजह से थोड़ा शहर में पहचान बन गई। तो हमें जो ये स्कॉलरशिप मिली यूथ वाली, मैं वहां गया। तो जो मैं अखबारों में प्रेस रिलीज लिखता था, वो नवभारत टाइम्स, दैनिक हिंदुस्तान, अमर उजाला, जागरण में हूबहू छपती थी, बिना फुल स्टॉप कॉमा भी चेंज हुए। तो एक एक बात भीतर से बताइए, आत्मविश्वास। कोई मेमोरी याद है जब पहली बार अपने आर्टिकल को आपने पेपर में पढ़ा था? पढ़ा था या लिखा था? नहीं पढ़ा था, छप, कुछ आप लिखेंगे छपने तभी के बाद, छपेगा ना। मेरा आर्टिकल छपने के बाद। हाँ, आपका आर्टिकल जब छपा उसको आपने पढ़ा? हाँ, वो तो गाजियाबाद में हमने कार्यक्रम किया था, और ये बात शायद 88 की है। तो वहाँ का जो स्थानीय अखबार था, अगर मुझे बहुत करेक्टली याद हो, दैनिक प्रियंकर वहाँ काफी पॉपुलर था, और गऊ गंगा, दो अखबार थे, लोकल अखबार थे, और एक एक और बड़ा अखबार था हिंट। इन तीनों में जो मैंने लिख के दिया था, वो हेडिंग भी वैसा ही लगा। आपको क्या फील हुआ अरे पढ़ करके? मतलब हम तो लगा कि पता नहीं कितनी बड़ी चीज हो गई। अब उस उसकी समय, कटिंग काट के रखी आपने? हाँ हाँ, वो आज भी है, आज भी है। वो सुपर। बिकॉज मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, बिकॉज मेरी तो फाइनेंस की बैकग्राउंड है सर, और बिजनेसमैन के घर आने से है। बट मेरी जो मत थी ना, चूंकि कलकत्ता में परवरिश थी, तो आई वॉज मोर ऑफ ए सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट फीलिंग लाइक दिस इज। तो कलकत्ता में एक न्यूज पेपर होता था सनमार्ग, और उसमें बड़ा एक अखबार है, पहली बड़ा अखबार। हाँ, पहली आर्टिकल छपी थी। आई स्टिल रिमेम्बर, उस दिन तो लगा कि मैं एक बहुत बड़ा वो हो गया हूँ। एनीवे, सो आई वांटेड टू रिकंसाइल दैट ये आपको। होता ही है। वो देखिए, उस एज ग्रुप में पहली बात तो अखबार की जानकारी होना, फिर उसमें आप देकर आइए। और हम कैसे देकर आते थे, हमारे पास लेटर हेड नहीं था, करेक्ट ये हाथ से करेक्ट। लिख के देकर आए थे, टाइपराइटर भी नहीं था। टाइपराइटर भी नहीं तो होते थे हाथ हाँ। से लिखा,
हैंडराइटिंग मेरी अच्छी थी तो बड़े अच्छे से लिखा और दे दिया। तो उम्मीद हम्म, भी नहीं थी कि वो कुछ होगा, छपेगा छपेगा, हाँ। मतलब दूर तक नहीं था। लेकिन शायद मैं बहुत छोटा था, तो वो जो बाहर उप संपादक बैठे थे, उन्होंने उन्हें पूछा भाई हाँ बताओ, उनको फिर यही लगा कि ये किसी के यहाँ से किसी ने भेज दिया है, कि भाई किसी संस्था ने भेज दिया है। तो मैंने उन्नको बताया ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा ये क्या है, युवांकुर क्या है, तुमने बताया युवांकुर। तो उससे वो काफी प्रभावित हुए, और उन्हें लगा कि भाई ये व्यक्ति बजाय इसके, क्योंकि उस जमाने में हमारे जो आसपास चीजें हो रही थी, तो लोग तो कट्टा वट्टा लेके घूम रहे होते थे। तो वो उन्होंने ठीक कहा है, कि गॉट इट। ये व्यक्ति तो थोड़ा लग रहा है सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, तो अच्छा उनको लगा और उन्होंने वो छाप दिया। तो उससे ये हुआ कि मुझे लगा कि ये टैलेंट तो है। फिर वो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि सबने मुझे ही बोलना शुरू किया, भाई तुम लिखो, तुम इसकी रिपोर्ट बनाओ, तुम इनको बात करो। तो फिर वो अचानक मुझे भूमिका मिल गई। ओके, सुपर। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप जब बच्चे थे तो आपके पेरेंट्स भी फ्यूचर की गाइडेंस के लिए कहीं लेके जाते थे, या वो वाले पेरेंट्स थे कि उनको पता ही नहीं कि आप कौन सी क्लास में आए? नहीं देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो वाले थे माताजी, और वो काफी इस बारे में वो थी, क्योंकि मेरी ननिहाल की तरफ से बहुत एकेडमिकली रिच लोग हैं। मेरे मामा जी, मेरे नाना जी, मेरे वो सब लोग एकेडमिक्स में हैं और बड़े लेवल पे हैं, मतलब पीएचडी, डबल एमएससी, डबल पीएचडी, लॉट ऑफ बुक्स राइटिंग, लॉट ऑफ ऑथर्स। आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ प्रूफ रीडिंग ऑफ देयर बुक्स। ठीक है। लेकिन मेरे फादर, चूंकि वो उनका थोड़ा रुझान वो अध्यात्म में ज्यादा था, तो उनका तो उनकी गीता, रुचि थी। गीता प्रेस की किताबें तभी आती थी ना, हाँ, हाँ। सारी अभी भी, आज भी आती हैं, आज भी हम लोग आजीवन सदस्य हैं। तो हम्म उनकी उनकी रुचि और उनकी उसमें ज्यादा वो थी, और दूसरा वो बड़े संतोषी किस्म के व्यक्ति थे। हम्म। तो उनका ये नहीं था कि भाई बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव, उनके कोई सपने नहीं थे कि मैं कलेक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं। उनका ये था कि भाई जो करो अपना उसमें डूब के करो। अच्छा, म्यूजिक के बड़ा उनको गहरा वो था फादर को हमारे। तो शायद मुझे लगता है, जब मैं सोचता हूँ, तो म्यूजिक की जो मुझ में आई है वो उनसे आई है। और जो सर, मेरी बाकी हाँ सर, समझ गया। एक मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हमारे जमाने में दो तरह के पेरेंट्स होते थे। एक पेरेंट्स जो दिन भर बच्चों के पीछे रहते थे, कलकत्ता में मैं देखता था, वो बंगाली पेरेंट्स होते थे। वो 10th में बच्चा एग्जाम देने जाता है तो पानी का बॉटल लेके जाते थे। एक दूसरे पेरेंट्स होते थे, उनको ठीक है, पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे व्यूअर पता नहीं कैसे लेंगे। कई तो ऐसे पेरेंट्स होते थे जो फादर, मदर नहीं फादर, उनको ये भी नहीं पता होता था कि मेरा बच्चा रियली किस क्लास में पढ़ता है। जब हाँ, उनको तो कहो कि आप, उस मामले में देखिए, उस मामले में मैं भी एक्सेप्शन नहीं था। रादर हाँ, आई हैड अ डिस्टर्ब चाइल्डहुड बिकॉज देयर वाज सम डिस्प्यूट बिटवीन माय पेरेंट्स। तो आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माय चाइल्डहुड विद माय नाना जी, नाना जी। नाना जी। ओ, सो बिकॉज ऑफ माय चाइल्ड डिस्टर्ब चाइल्डहुड, ओ, आई वाज अ वेरी लोनली चाइल्ड। ओ, आई नेवर हैड दैट काइंड ऑफ कंफर्ट जोन, वेयर घर पे आते ही आपको पूछा जा रहा है आज स्कूल में क्या किया, लो ये खा लो, तुम्हारे लिए मिठाई बनाई है तुम्हारे लिए, बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ अडॉप्टेड बाई माई नाना जी एंड नानी जी। नानी जी। तो मैं वहां रहते हुए भी मैंने मतलब वो बचपन मैंने नहीं जिया। लेकिन मैं आज उस बात के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, बिकॉज आई हैव सीन the good, bad, and ugly side of the life very early, very, very early. But I was very, we can say, मैं बहुत शैतान था। मैं स्कूल की फीस कभी देता नहीं था, वो समय पिक्चरों में खर्च कर देता था। तो मैंने बहुत ऐसी फिल्में स्कूल से बंक करके देखी हैं। शायद शायद स्कूल फिल्म की जज्बा वहीं से आया होगा। हाँ, आप कह सर सकते यहाँ हो, पे, मतलब कल्पनाशील था। अगर मैं हाँ, आज वापस एनालिसिस करूं कि कल्पनाशीलता कहाँ से आई है, तो वो वहीं से आई। कल्पनाशीलता इसी वजह से आई है क्योंकि मैं अपना जो कुछ देखता था वो मैं सिनेमा में देखता था। तो वो, अच्छा, अब सिनेमा, चूंकि दूरदर्शन के दिन थे, वो तो संडे को एक फिल्म आती थी, सैटरडे को भी आने लगी बाद में, और बाकी दिन चित्रहार भी आती होता नहीं। था, तो फिर हम पहले वेडनेसडे क्या का। होता था, छोटे थे ना, अंदर नहीं जाने देते थे वो। तो हाँ, मैं बाहर करेक्ट। जाके सिनेमा के पोस्टर देखता था, क्योंकि फिल्म अलाउड नहीं थी, तो वो हर कोई नहीं अंदर जाने देता था। तो जैसे बहुत सारी फिल्में, जैसे क्रांति, कालिया, खून पसीना, उस जमाने की तमाम, पताल भैरवी, बहुत सारी फिल्में उस जमाने की कोई नहीं छोड़ी। राइट शाम। सर। हाँ सर, एक यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि उस, आई रिमेम्बर, आप पोस्टर देखते थे। मैं भी पोस्टर देखता था। कलकत्ता में मैं 6 नंबर चौरंगी रोड में रहता था। एक साइड मेट्रो सिनेमा था, दूसरे साइड रीगल सिनेमा था। और रीगल पे वो मूवी लगती थी जिसमें बड़े बड़े पोस्टर में येलो रंग से ए लिखा रहता हाँ, था। वो भी किया, और वो भी। ये देख के लगता था ये मेरी वाली मूवी है, मुझे देखना चाहिए। और बड़ी
तरफ होती थी कि देखें, लेकिन डर लगता था कि बाजू में कोई देख ना ले। एनीवे, जो का पार्ट, आई एम कमिंग टू दिस अदर पॉइंट्स। सर एक बात बताइए, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आज के बच्चे जब किसी के बुजुर्ग के एक्सपीरियंस को लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं, और पेरेंट्स डर के या प्यार से इनको बोलना छोड़ दे रहे हैं, इसमें एक बात बताइए, ये मत कि बच्चे को आप या कोई भी व्यक्ति जब अपने बुजुर्ग यानी किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास लेके जाते हैं, एक्सपीरियंस लेने का उनका दिल नहीं करता, और कई बार तो रिवोल्ट कर देते हैं सामने में। इसका आपका क्या मत है, क्या कारण हो सकता है कि ऐसा है? वो पेशेंस नहीं है जबकि पहले था नहीं, ये। देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें। पहले हाँ, जो था वो उसकी वजह थी। हाँ, पहले जो था उसकी बहुत बड़ी मूल वजह थी कि आपके पास सूचनाओं के जो कमी सोर्स थे वो बहुत लिमिटेड थे। लिमिटेड थे, अच्छा, राइट। आप अपने जनरेशन को जो देते थे वो बाई वे ऑफ नरेशन आप बताते थे, ठीक है। आप पहले या किताब के तौर पे, डॉक्यूमेंट के तौर पे करते थे। हाँ, अब हाँ, आज की दौर में जब आप 2025 में हैं, तो एक तो लिखने और पढ़ने की सारी परंपरा बहुत सीमित हो गई है। नहीं वो तो मैकेनिकल उस पर सारी की सारी डिपेंडेंट हो गई है। आप कंप्यूटर पे, बल्कि अब तो कंप्यूटर भी ऑब्सोलीट हो गया। आप मोबाइल पे सोचते हैं, मोबाइल पे लिखते हैं। आप ईमेल भी अब खत्म हो गई, आप व्हाट्सएप पे आ गए हैं, हम्म, ठीक है। तो पहले तो आप ईमेल पे भी थे, आप व्हाट्सएप पे आ गए हैं। तो अब जब आप उस पूरे फ्रेम में, और जहां सूचना का आपके पास विस्फोट है। पहले तो ये होता था कि आपको शुरू में सूचना लेनी होती थी। इन माई टाइम, इन योर टाइम, हमें जाना होता था लाइब्रेरी। उसके लिए करेक्ट, किसी से कार्ड लेना होता था, क्योंकि लाइब्रेरी की करेक्ट, मेंबरशिप नहीं होती, तो किसी से कार्ड करेक्ट, लेते। तब करेक्ट, कार्ड लेके लाइब्रेरी जाते थे, उसके नाम पर इशू कराते थे, वापस करनी होती थी, करेक्ट। तो करेक्ट, वो था पुल। वी यूज टू पुल करेक्ट, इंफॉर्मेशन। टुडे करेक्ट। वी आर इन एरा वेयर इंफॉर्मेशन इज बीइंग पुश्ड। पोस्ट। आप दरवाजे बंद कर लोगे तो कहीं से निकल के घुस के आ जाएगी इंफॉर्मेशन। वो किसी व्हाट्सएप से आ जाएगी, वो किसी यू नो ट्विटर से आ जाएगी, वो किसी लिंक्डइन से आ जाएगी। बिकॉज आज आप इन सबसे अलग होके नहीं रह सकते। तो आज का बच्चा जो है, उस पे सूचना एक्सेस है, कम्युनिकेशन का उस पे विस्फोट है। तो सर वो लेकिन उससे एक, पका हुआ है। वो एक चीज, एक तो वो उससे पका हुआ है, पहली बात। दूसरा, मेरे जमाने में और जमाने में क्या था सर, हमारी बड़ी फैमिली थी। हम हाँ, आउटडोर एक्टिविटी बहुत करते थे। करते थे, हम हाँ। अपने भाई बहन कजन उनके साथ मिलते थे। और हम दोस्त भी अच्छे थे। ना, आज क्या है, आज बच्चा हो गया तनहा। वो घर में चाहे दो, उसके घर में या तो चाचा होते हैं या मौसी होती है, दोनों नहीं हो सकते। बुआ और वो, मैं क्योंकि न्यूक्लियर आई फैमिली एग्री, है। आई एग्री। न्यूक्लियर, तो दे आर लोनली एंड दे आर अकस्टम्ड। हमने ही उनको, या बदलाव ने उनको, हमने रिड्यूस करके टीवी से भी ना, अब वो मोबाइल पे डिपेंडेंट है। तो गूगल, गूगल एंड ऑल अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ऑब्वियसली उसका असर उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी पड़ता है, उनकी प्रेजरेंस पे भी पड़ता है। और फिर उनको क्या लगता है बच्चों को, कि कई बार ऐसा होता है कि जो सीनियर्स हैं वो चीज बता रहे होते हैं, वो पहले वो पढ़ चुका होता है या देख चुका होता है। तो ये शायद कारण है। मनोज सर, आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन एक मेरा एक मत मानना है, बिकॉज आज टर्म्स चाहे कितने भी यूज हो, माध्यम चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने दादा और डैड की बातें भी हमेशा ध्यान में रखता हूँ, और मैं यंगस्टर को बोलता हूँ, अब सुन लो, जम के सुनो, करो वही जो आपको करना है। वो आपके चूंकि संस्कार है ना, हाँ, वो आपके संस्कार है। मेरे संस्कार है। आज के बच्चे के संस्कार अलग है सर। आपके संस्कार और मेरे संस्कार में फर्क था। आज के बच्चों से, शहरों में रहने वालों को आप पूछिए, उन्हें गन्ने का पेड़ कैसा होता है उनको नहीं पता। उनको अमराई नहीं पता, चारपाई नहीं पता, मसहरी नहीं पता। उन्होंने नहीं देखी। संस्कार, संस्कार एक हेवी वर्ड है सर। लेकिन मनुष्य के जो रिदमिक थॉट्स है, जो ब्रेन वेव है, मैं बहुत डीप जाके बोलता हूँ सर, जो ब्रेन वेव है, आज भी डेल्टा है, आज भी थीटा है, आज भी अल्फा है, आज भी बीटा है, आज भी गमा है। उस पे साइंटिफिकली कोई चेंज नहीं हुआ। आई डू लॉट ऑफ रिसर्च। मैं एक ही बात आपके थ्रू ये चूंकि व्हाई इनफैक्ट आई आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज यू एंड आई हैड अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अबाउट दिस इज, सो आई वांटेड टू ब्रिंग आउट योर learning and input out of this because I hope you also connect what I'm talking. बड़ा सिंपल सा सवाल है सर, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आपके बच्चे हैं, जो आपके दोस्त हैं, बच्चे हैं, 20 साल का है, तो उसका जो दोस्त है ना, वो 20, 22, 25 साल के बीच का है, तो उसका एक्सपीरियंस भी उतना ही है लाइफ का। उसका लाइफ भी का एक्सपीरियंस भी। आपने एक बार सुना होगा कि अपन गांव में जब बारात जाती थी ना, तो बाजार में सबसे पहले जब बारात मिलन की बात आती थी,
तो बुजुर्गों को भेजा जाता था, वही बात करते थे। तो उम्र और अनुभव एक चीज होती है। मैं नहीं कहता हूँ 100% वो किसी के लिए लिया जाए, बट द फैक्ट इज दैट उसको सुनने में कोई लेकिन अब तो नाकामी नहीं है। संस्कृति बदल गई, आवाज तो बारात जाएगी कि नहीं जाएगी जरूरी नहीं है ना, अब तो लिविंग इन वाला जमाना है। तो अंजाम भी तो देख ही रहे ना आप सर। नहीं नहीं, अंजाम तो देखिए सब्जेक्टिव है, दोनों तरफ से है, मैं चलिए, उसपे, वो बहुत सब्जेक्टिव बात है। चलिए नेक्स्ट बट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। हाँ, पूछिए। ये चूंकि ये फिर डिबेट हो जाएगा, राइट? क्योंकि आप समंदर हैं, उसमें से बहुत सारी चीजें निकालना है। जिसको जो फायदा होगा वो निकालेगा, एंड दैट्स कन्वर्सेशन विल गिव अस द some insight to us, right? Coming to the other point is that, सर आपने बड़ी सिंपल सा सवाल है, इसको बहुत क्विक आंसर दीजिएगा। जब आप 16-17 साल के रहे होंगे तो ओएसिस के लिए साबुन हुआ करता था। ये साबुन सिंथॉल और ये दो साबुन हुआ करते थे जो टीवी पे ऐड आया करता था। और उसके आपने क्या कहते हैं, जिंगल लिखा था, वो स्टेटमेंट लिखा था, लिरिक लिखा था। वो क्या था, याद है आपको? नहीं, जिंगल तो मुझे नहीं याद है, फेंट सी मेमोरी है ये। हाँ मेरे ख्याल से चंपक या नंदन के पीछे आया था। उसमें हाँ। एक लास्ट पेज पे होता था शब्द प्रतियोगिता प्रतियोगिता। तो ओके। ओएसिस साबुन वालों ने निकाला था उस जमाने में, मुझे ये तो याद है अच्छे से। जो लक्स का एक वो था कि टैग सौंदर्य हाँ सितारों का साबुन, हाँ हाँ है ना, लाइफ बॉय हाँ का था, हमाम का था। ये हाँ तीन मुझे याद है, हमाम, लाइफ बॉय, लक्स। और हाँ। एक और साबुन कभी कभी दिखता था जो बहुत कॉस्टली था, फैंटेसी पियर्स, पियर्स भी है, पियर्स। है हाँ ना, तब भी था, हाँ। तब भी था। नेचुरल का, हाँ और हाँ, चूंकि अभी भी तब है। तब बहुत ही क्लोज डोर इकोनॉमी थी, आई एम एक टॉकिंग बिफोर 90। साबुन मोती भी हुआ करता था। हाँ, नहीं थे तो बहुत सारे, मोती भी था, ये तो और हाई भी थे। एंड। लेकिन हाँ आई एम टॉकिंग ऑफ ऑलमोस्ट, ये इंदिरा गांधी जी की हत्या 84 में हुई थी, उसके आसपास की बात है। आई हैव अ वेरी क्लियर मेमोरी। तो वो उसमें प्रतियोगिता निकली, एंड आई वाज वेरी ऑलवेज फोर्थ कमिंग इन एनी पार्टिसिपेशन इन एनी ऑल दिस, तो मैंने लिखा उसको। अब मुझे वो फ्रेज तो नहीं याद है, पर 2 लाइन हाँ का मैंने कुछ कैच लिखा था, जो हाँ। जो एक्चुअली क्या था ये मैं बता सकता हूँ, थॉट क्या थी। लक्ष्य जो था वो थोड़ा सौर्य सौंदर्य सितारों का, वो आपको एक फैंटेसी देता था कि भाई लक्ष्य से आप नहाएंगे तो आप फिल्म स्टार टाइप कुछ बन जाएंगे, है ना। तब तक ये कलर वाली स्कीम नहीं आई थी, वो जो कलर शेमिंग वाली थी, फेयर एंड लवली नहीं आई थी, मतलब मेरी जानकारी में नहीं थी। और दूसरा जो था वो मजदूरों वाला साबुन था, लाइफ बॉय, हमाम। लाइव बॉय है, जहां हाँ, तंदुरुस्ती है वहां। हाँ, वहाँ तो वो उस टाइप का था, उसमें पहले से ही था कि भाई वो आर्मी वाला कोई आदमी है या मजदूर वाला आदमी है। तो ओएसिस का मैंने जो लिखा था वो बीच में कुछ लिखा था, समथिंग ठीक है, लाइक, ये मुझे याद है। कोई एंड बात देन नहीं है। इट क्लिक, आई रिमेम्बर। डाकिया जो था पोस्टमैन, वो 101 रुपए लेकर आया था उस समय। हजारों रुपया, आज लाखों रुपया हो गया रहता। नहीं, हाँ, लाखों ना, तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब 1000 से तो ज्यादा ही मान सकते हैं, हम लाखों तो हजार नहीं से मान ज्यादा, सकते, बट ये अब मेरे हजारों में लिए होगा हाँ, सर। हमारी सर, पूरे महीने की पॉकेट मनी 10 रुपए थी, तो अगर 101 रुपए हाँ मिले तो सर, आप। उस समय आने में आप डैड से पूछते होंगे, या पूछिए, अब तो रहे नहीं रहे, उनकी सैलरी कट कुटा के 1200-1400 आता होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही आता होगा, राइट? यस, यस, ये यस। एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। आपने जीवन के दो पल एंड रूबरू जैसे टॉक शो को दिया, इन दोनों में अंतर क्या था, और आज कौन सा ज्यादा रेलेवेंट देखिए, दोनों जॉनर अलग थी, पहली चीज क्लियर कर दूं कि है? जब रूबरू हुआ तो रूबरू बिल्कुल टीवी के शुरुआती दिन थे। करेक्ट। दो ही प्रोग्राम आते थे जो टॉक शो की कैटेगरी में थे, एक था आपकी अदालत जिसको राजेश शर्मा जी करते थे, और दूसरा प्रोग्राम था रूबरू, ठीक है। ये दो ही टॉक शो थे उस समय के। ये मैं बात कर रहा हूँ 94 95 की, जब हाँ हाँ, स्टार्ट वहीं से हुआ शुरू हो था, रहा हाँ। था। पहला प्राइवेट चैनल जी टीवी, उन्हीं का एक सहयोगी चैनल एल टीवी, नितिन केनी थे उसमें, एनएफडीसी से आए थे। बाद में नितिन ने गदर नाम की बड़ी मशहूर फिल्म बनाई। इससे पहले उन्होंने इस रात की सुबह नहीं जैसी फिल्म बनाई, वो जी टीवी में उस समय मुख्य भूमिका में थे, और सुभाष चंद्रा जी। तो ये टॉक शो था रूबरू, जिसमें हम लोग बड़े अलग अलग वर्ड की शक्तियों से बात करते थे। मेरा काम था उसमें रिसर्च करना, क्वेश्चन लिखना, डायरेक्ट कराना, और उसके बाद एडिट कराना। अजीत अंजुम जो अभी बहुत मशहूर वो हो गए हैं, वो भी हमारे साथ थे उस के, मतलब अजीत जी और मैं और हमारे कई साथी थे, जो वो जो टीम उसको देखती थी रूबरू को। और जो ये आपने दूसरा बताया, जीवन के पल दो पल, ये उसके बहुत बाद में हुआ है, ये 2000 में हुआ है, 2002 में। प्रतिभा अडवाणी जो उस जमाने में घूमता आईना एएनआई का एक प्रोग्राम करती थी, मैं जेन टीवी जाने से पहले, जेन टीवी पहला सैटेलाइट चैनल था आज तक से भी पहले, तो उससे पहले मैं प्रोग्रामिंग में चला गया था, क्योंकि मेरी शुरुआत ही टीवी में प्रोग्राम से हुई। मैंने विनोद दुआ जी के साथ भी काम किया, विपिन हांडा जी के साथ भी काम किया, कमलेश्वर जी के साथ भी काम किया, अनुराधा प्रसाद जी के साथ भी काम किया। तो उस जमाने के जो तमाम बड़े लोग थे, करंट अफेयर्स पे हम लोग जो प्रोग्राम बनाते थे,
ये प्रोग्राम जीवन के पल दो पल का कॉन्सेप्ट मृणाल पांडे जी पहले इसकी एंकर थी, बाद में ये प्रतिभा अडवाणी जी आई, हमारे एक बहुत सीनियर पत्रकार जिन्होंने बड़ा मार्गदर्शन किया, परवेज अहमद, उनका कॉन्सेप्ट था। और उन्होंने ये बना के दूरदर्शन में दिया था, वो रुका हुआ था किसी वजह से, मेरे हाथ वो कैसेट उनके घर पे लगी, तो उन्होंने कहा, और फिर हमने मिलकर उसको शुरू किया। उसमें कॉन्सेप्ट क्या था, गाने हम सबकी जिंदगी में बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये प्रोग्राम था मशहूर लोगों के लिए, जैसे दलेर मेहंदी, जैसे तलत अजीज, जैसे अमर सिंह, जैसे उमा भारती, तमाम अलग अलग तरह के, उन लोगों की जिंदगी में गानों की क्या अहमियत है। ये प्रोग्राम आप समझिए कि इस प्रोग्राम के पीछे जो थॉट था वो ये था कि एक तो हर मशहूर व्यक्ति जिसने कुछ अचीव किया है उसके संघर्ष, उसकी जर्नी, लेकिन उसमें नकलीपन हट जाए। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप इस तरह की पावर पोजीशन में पहुंचे होते हैं तो आप होशियार हो चुके होते हैं, आप चतुर हो चुके होते हैं, आप वो बहुत कम होता है कि आप अपनी सही बात बोलते हैं, आप वो बोलते हैं जो आपको बोलनी है या आपका वो माध्यम सुनना चाहता है। तो उसको हटाने के लिए ये एक डिवाइस थी। और इसमें देखिए, अमर सिंह जी के घर पे पहला एपिसोड शूट हुआ हमारा, 2000 गाने उन अमर सिंह जी को याद थे, और ना केवल गाने याद थे, वो कलकत्ता में उनका बहुत समय बीता है, तो हाँ। उनको एक एक चीज, उस गाने को लिखा किसने, उस गाने को लिपिबद्ध किसने किया, स्वरबद्ध किसने किया, अद्भुत था। तो ये एक उनके व्यक्तित्व का वो चेहरा सामने लेकर आया जिससे लोग अनजान थे। ठीक है ना। ऐसे ही सर जब दिलेर मेहंदी का हमने किया, तो दिलेर मेहंदी जी ने बहुत खूबसूरत बातें बताई अपने पूरे स्ट्रगल की, कैसे उनके पिता ग्रंथी थे, पटना साहब में कैसे शुरू हुआ, कैसे वो आगे आए, और उस समय शब्द गाया करते थे, भजन भी उन्होंने गाए, फिर कैसे उनको दिल्ली पहुंचे, तो वो पूरा, और उसके दौरान उनको कौन कौन से गानों ने वो किया। तो अब आपको सोचिए, जो आदमी एक लिविंग लीजेंड बन गया हो, तुनक तुनक तुम, जिसके गाने चाइना में सुने जा रहे हो, चाइना में खिलौने बन गए हो, कि टॉयज बन गए हैं, तुनुक 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 तुनुक, तुम सोचिए, रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। वो आदमी का, उसको कौन सा गाना पसंद है हिंदी का, उसे कौन सा राग पसंद है, उसका खुद का पसंदीदा गाना वो अपने आप कौन सा गुनगुनाता है। तो वो एक अद्भुत बात थी ना। वहीं से फिर वो असली व्यक्ति, वहां से जब अंदर घुसते हैं ना आप, तो फिर वो आपको असली व्यक्ति मिल जाता है। सुपर। मनोज सर, एक अगला क्वेश्चन है। आपने थारू कम्युनिटी जनजाति पे आपने प्रोग्राम किया। ये थारू कम्युनिटी कौन है और इस कम्युनिटी ने आपको क्यों अट्रैक्ट किया? एक्चुअली 2000 में, 2000 में मैंने अपनी मैं मतलब बहुत पक गया था रोज वही काम करते समय, वही टीवी न्यूज के पीछे जाना, वही सब करना। तो मेरे भीतर एक तड़प थी कि मुझे अपने तरीके से कुछ करना है। न्यूज में तो मैं आ गया था, न्यूज एंड करंट अफेयर्स में। और उस वक्त मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा टेलीमिशन, ओके। टेलीविजन फॉर अ मिशन। बिकॉज मेरी शुरुआत जो हुई मीडिया में, वो जर्नलिज्म में से हुई, और वो एक सरोकार से हुई। मेरे लिए टीवी जो था वो डेवलपमेंट का वो था, कि एक माध्यम है जिसके जरिए हम लोगों का बिहेवियर, लोगों की थिंकिंग, लोगों का वो चेंज कर सकते हैं। तो उसका लोगो भी आप देखेंगे ना, तो वो अर्जुन का धनुष है, और मछली की वो आंख है, मछली की आंख, अर्जुन का धनुष, जो उसको कहा गया था कि नीचे तेल में देखते हुए ऊपर वो करो, लक्ष्य को भेदो। तो वो थॉट कहीं ना कहीं वही महाभारत से आई थी। तो मैंने वो कंपनी बनाई। और उस समय, अभी भी वो मंत्री हैं जुएल होराव साहब, वाजपेयी जी की सरकार थी, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर थे। उन्होंने कुछ वो निकाले थे कि भाई हमें ट्राइबल्स पे फिल्में बनवानी है, लोग आवेदन करें। मैंने भी आवेदन किया था। तो हमें उसमें दो तीन फिल्में मिली थी। तो थारू ट्राइब जो है उसका चयन मैंने किया, क्योंकि वो यहाँ नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए लोग हैं। तो वो अब तो चूंकि दो हिस्से हो गए उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड अलग हो गया है, उत्तर प्रदेश अलग हो गया है, वरना तराई के हिस्से में ये लोग थे, थारू। ओके। ओके। और इनका एक इंडियन ट्राइबल इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईटीडीपी चल रहा था। उसके तहत सरकार ये दिखाना चाहती थी कि कैसे ये जनजाति, मेन स्ट्रीमिंग इसकी हुई है, कैसे ये जनजाति अब मेन स्ट्रीमिंग में आ गई है। जैसे आप अंडमान निकोबार में अभी भी एक प्रजाति है जो दुनिया से बिल्कुल अलग है, और बल्कि वहां प्रवेश वर्जित है, वहां जाते नहीं है। और आपने घुमंतू गुजर देखे होंगे, नोमेडिक, जो जम्मू से लेकर के, अहिरवाल उनको बोलते हैं, घुमंतू गुजर नोमेडिक्स कहलाते हैं, जो बकरी और मवेशी चराने का काम करते हैं, और वो दूध का ही व्यवसाय ज्यादातर पे करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे देश में भोटिया हैं, भील हैं, गोंड हैं। थारू। सर, थारू वाले में क्या एक चीज आपने खास देखी थारू कम्युनिटी में? नहीं, मैंने बिकॉज खास नहीं देखी, मुझे मंत्रालय से स्वीकृति उस पर मिली। हमने अच्छा, आपने उनको काम भेजा।
आपने काम नहीं किया, उनके साथ उठे बैठे नहीं? बिल्कुल गया, मैं एकदम गया, हाँ। लेकिन आपने हाँ। पूछा क्यों देखी, तो वो नहीं क्यों नहीं, इसलिए थी कि मेरा, मिनिस्ट्री ने। अच्छा, नहीं क्या नहीं, देखी मैं बताता हूँ आपको। क्या देखिए, हाँ। आता हूँ। तो देखिए, जब ये फिल्म बनाई थी 2000 में, तो उस समय थारूर उस ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में थे। हम्म। पहले वो लोग, जो आपके दुधवा नेशनल पार्क है, क्योंकि हम्म। तराई में बड़ा डेंस फॉरेस्ट है, हाँ हाँ, पता है, हाँ। पीलीभीत, पीलीभीत, दुधवा, रामनगर, इवन जिम कॉर्बेट का बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है, वो सारे में। तो ये लोग जंगल पर ही आश्रित हैं। सहारनपुर से ये तराई बेल्ट शुरू हो जाती है और वहां तक जाती है, उधर तक पूरे आपके, और इसमें ये जंगल पर आश्रित हैं। और हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। जो हमारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट बना हिंदुस्तान का, उस समय उसमें ये सोच थी कि इनको जंगल से बाहर निकाल दो, ये लोग जंगल में नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बाद में सरकार ने काफी योजनाएं उनके लिए लागू की, कि उनको पढ़ाई की तरफ, उनको दूसरे रोजगार के लिए, उनको और स्किल उनको ट्रांसफर की जाए, कि उनको और स्किल मिले, वो मेन स्ट्रीम में आए। ये सरकार की थॉट प्रोसेस थी। तो उनको माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, लेकिन ये लोग मूल रूप से मछली पालन, शहद, ठीक है, और जो जड़ी बूटियां होती हैं, उनके ऊपर ये लोग इकट्ठा करते हैं, उस पर ये लोग ज्यादातर रहते हैं। उनकी अपनी संस्कृति है थारुओं की। अब ओ। तो खैर बहुत आगे, अब तो बहुत आगे जा चुके हैं, और बहुत बड़ा हिस्सा थारुओं का नेपाल के अंदर है, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है, सीमावर्ती तराई इलाका है। कैरियर। तो मैं 2 बार वहां गया, करीब मतलब 1 डेढ़ महीने तो पहले हमने जाके रिसर्च की, डीप रिसर्च की, अंदर जाके मिले उनसे, उनके, और वो फिल्म बनी, बड़ी अच्छी बनी थी। मंत्रालय में गुड। सबको पसंद भी आई वो फिल्म। वो फिल्म अभी यूट्यूब पे है भी, अवेलेबल भी है। ओके। सर, एक दूसरा सवाल है। आपने टीवीसी, ओके, टीवीसी बनाया, सेव गर्ल चाइल्ड, इसका कितना इम्पैक्ट हुआ? और बनाते समय आपके अंदर कोई फीलिंग आई हो कि क्यों जरूरी है सेव गर्ल चाइल्ड? देखिए, ये तो हमारे देश में, आप तो कलकत्ता से आते हैं, आप तो हम्म। देवी माँ के उससे हैं, माँ काली माँ भी है, दुर्गा भी है, ठीक है। या। तो और हम लोग, हमारे हमारे इस देश में माँ को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है। ये राइट। बात मैंने तब भी कही थी कि A R रहमान को जब ऑस्कर के लिए वो किया गया, हाँ तो हाँ उन्होंने हाँ। पूरे विश्व मंच से एक शब्द बोला था, वो डायलॉग था कि मेरे पास माँ है, माँ है, ठीक है। हाँ। लेकिन उसने भारतीय संस्कृति में उसको, उसने जो रेखांकित किया, क्योंकि हमारे यहाँ शक्ति का एक बहुत बड़ा हम्म। कॉन्सेप्ट है, हम्म। ठीक है। और हम वैसे भी बिना माँ के, ये कहा ही जाता है कि आप जब एक बेटी को वंचित करते हैं, तो आप पूरी जनरेशन को वो करते हैं। खत्म कर। तो मुझ पे इस बात का गहरा असर था। और मैंने इसके पहले ही, चूंकि मेरी डेवलपमेंट बैकग्राउंड से है, वानी, हम्म। वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया, विकल्प, इस तरह की संस्थाओं से मेरा जुड़ाव रहा अर्ली। उसमें जर्नलिज्म में भी मैं आया। तो मैं कैरियर के लिए, हमारे टाइम में तो जर्नलिज्म में कैरियर नहीं होता था सर। नहीं नहीं बता जर्नलिज्म था। का मतलब होता था लड़का बिगड़ गया। बिगड़ वो गया, तो हाँ। शौक माना जाता था कि भाई क्या हाँ। करते हो, वो आप कहते हो मैं लिखता हूँ, वो तो ठीक है, कमाने के लिए क्या करते हो। कमाने के लिए क्या करते हैं, हाँ, या। तो आज के दौर के जर्नलिस्ट नहीं थे, कि जो हिंदी का जर्नलिस्ट, जो आज एक बहुत बड़ा कमोडिटी बन गया है, जिसका करोड़ों का पैकेज है, जिसके अखबार होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, जिनके नाम पे अभी देखिए 15 करोड़ मिले हैं सुधीर चौधरी जी को दूरदर्शन से। ये ओ। उस समय सपना हो सकता था। यस यस, ओ। दिस हैज टू बी अंडरलाइन, ठीक है। वो उस जमाने में सपना हो सकता था, किसी ने नहीं सोचा था। कोई दूर दूर तक कल्पना नहीं कर सकता था। हिंदी का लेखक, हिंदी का पत्रकार, उसकी क्रेडिबिलिटी तभी मानी जाती थी जब वो भुखमरी में हो, जब उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई हो, कपड़े खादी के हो, चप्पलें फटी हुई हो, हवाई चप्पल हो, 4 मीनार की सिगरेट पी रहा हो, मतलब क्लिशे थे, स्टीरियोटाइप था। तो ही वो विश्वसनीय होगा, ठीक है। तो ये उस पूरे थॉट प्रोसेस से निकल के मैं जब आया, तो मतलब रिजेक्ट कर दिया घर वालों का, भाई लड़का गया हमारा, हमें नहीं पता, वो तो कुछ बन गया है पत्रकार वगैरह, क्योंकि ना अखबारों की इतनी कोई इज्जत थी उस दौरान, और ना इस प्रोफेशन को तो प्रोफेशन माना ही नहीं जाता था, ठीक है। आई तो गॉट जब ये इट। सेव द गर्ल चाइल्ड की बात हुई, तो मैं उस बैकग्राउंड से आया था। मुझे मौका मिला, प्रतिभा पाटिल जी जो राष्ट्रपति थी, उनके साथ जुड़ने का, मेरा महाराष्ट्र से चूंकि संबंध रहा है, तो मेरा परिचय भी था। तो मुझे उनके साथ एक मीडिया सलाहकार की भूमिका पे काम करने का मौका मिला। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत की राष्ट्रपति एक महिला बनी। तो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए इससे बड़ी ऊंचाई नहीं हो सकती। तो इससे पहले रवायत थी कि एक रस्म होती है, राष्ट्रपति चूंकि संविधान के संरक्षक होते हैं, फर्स्ट सिटीजन होते हैं, तो राखी, रक्षाबंधन के मौके पे, इससे पहले हमेशा ये होता था कि जितने भी राष्ट्रपति रहे उनको बालिकाएं आकर के राखी बांधती थी। हम्म। अब जब पहली महिला राष्ट्रपति बनी, तो तो क्या फिर हो? क्या होगा।
तो हाँ। मैंने उस पेपर, मैं उनके चूंकि नजदीक था तो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि उनको मतलब मीडिया के सलाहकार के तौर पे, तो मैंने पहला जो कार्यक्रम किया था राष्ट्रपति भवन में, 100 बच्चों को देश के अलग अलग कोनों से हमने बुलाया था। और और वो इन्होंने राखी वॉयलेंस, बांधा। हाँ उन्होंने, ताई बोलते हैं, ताई महाराष्ट्र में मराठी में बोलते हैं दीदी को, ठीक है, प्रतिभा ताई पाटिल, तो ताई यानी दीदी, दीदी का संबोधन। वापिस आता हूं तो सेव द गर्ल चाइल्ड पे, बड़ी हाँ। शर्मनाक घटना थी कि यूनिसेफ की जब रिपोर्ट आई थी तो हमें हाँ। मालूम चला कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में हमारी जो जेंडर रेशो थी, ऐसे ऐसे गांव हो गए थे हरियाणा राजस्थान में जहां पे गांव में पुरुषों की संख्या ज्यादा थी, महिलाएं थी नहीं। वो नेपाल से लड़कियां खरीद के लाते थे शादी करने के लिए, ठीक है। तो इसी पर हमारी दूसरी फिल्म भी बनी लक्ष्मी, जो नागेश कुकनूर ने, मैं उस पर भी आऊंगा बाद में। लेकिन ये जो सेव द गर्ल चाइल्ड का था, वो उस रिपोर्ट से निकला था कि आपके यहाँ गर्ल चाइल्ड ड्रॉप आउट रेशो कितनी है, आपके यहाँ भ्रूण हत्या किस तरह की हो रही है, आपके यहाँ लिंग पहचान के लिए आपने देखा कि जगह जगह मशरूम क्लिनिक खुल गए थे, लोग बच्चियों को पैदा होने से पहले ही मार देते थे। और बड़ी तरह की क्रूर प्रथाएं थी, जिस पर हमारे मित्र मनीष झा ने एक फिल्म बनाई थी, अगर आपको याद हो, जिसका सीन ये था कि पूरे उसको हिला के रख दिया था कि यहाँ बच्ची को पैदा होते ही दूध में डुबो देते, ठीक है ना। तो ये जो प्रथा थी, ये मुझे कहीं ना कहीं बुरी तरीके से प्रभावित करती थी जब हम ये आंकड़े पढ़ते थे कि ये कौन सा देश है। यही बात को लेकर के पहले मैंने ये कार्यक्रम किया, राष्ट्रपति जी का बड़ा सहयोग मिला। और दूसरा कार्यक्रम सेव द गर्ल चाइल्ड का जो हमने कैंपेन लॉन्च किया। अब सरकार तो देखिए, आपको मालूम है, बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, तमाम तरह के वो चलाती है। मैंने पहली फिल्म बनाई थी कौवा हकिनी, गर्ल चाइल्ड स्केयर क्रो, वो सोशल मेडिसिन थी, ठीक है। उसके बाद ये प्रोग्राम मैंने सेव द गर्ल चाइल्ड लॉन्च किया, जिसमें 50 अलग अलग मूर्धन्य लोग थे, जिसमें सोनल मानसिंह थी, जतिन दास थे, राजन साजन मिश्रा थे, अशोक चक्रधर थे, जसबीर जस्सी था, शिवानी कश्यप थी, और बड़े सारे ऐसे नाम थे जिनके मैं गिनती कर सकता हूं, जो अपने आप में थॉट लीडर हैं, सब अलग अलग क्षेत्र के दिग्गज थे, जिनकी बात लोग सुनते हैं, देखते हैं, मानते हैं। वो सब इकट्ठे हुए, राष्ट्रपति जी ने उनको शपथ दिलाई कि कम से कम हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, हम पांच, सिर्फ पांच, पांच बालिकाओं के या पांच नारी के जीवन में थोड़ा बदलाव प्रकाश लाने लाइए। की, थोड़ा थोड़ा जो संभव है, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, कि हम कम से कम किसी के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। सर आपने इंदिरा मूवी भी बनाई, वो मूवी क्या था? नहीं, इंदिरा मूवी अभी बनी नहीं है, शुरू की थी वो, आई थिंक समय से पहले थे। इंदिरा मूवी भी 2000 में ही उसकी नींव रखी गई थी, और ये वो दौर था, अगर आपको याद हो, कारगिल के बाद। आपको याद है कि एक इंडिया टुडे का कवर आया था, मिसिंग लीडर, जब देश में एक, आज भी वो मौका है इत्तेफाक है, जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, आज फिर देश में वैसा ही मौका है जहां लोग याद करते हैं कि हमारे देश में ऐसे भी नेता थे जिनके अंदर इस तरह की विल पावर थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे अभी मौजूदा जो नेतृत्व है ऐसा नहीं है, वो भी है, उन्होंने भी दिखलाया, उन्होंने भी दिखलाया, और हमने बताया कि हिंदुस्तान को आप हल्के में नहीं ले सकते, अब हिंदुस्तान वैसा नहीं है। लेकिन उस समय 2000 में क्या था कि एक रिक्शा वाला भी याद कर रहा था कि यार, कारगिल में कैसे घुस आए, कैसे इनकी हिम्मत हो गई। आपको याद होगा, लाहौर बस यात्रा हुई थी, यहां से जो लोग अमन के पहरेदार, अमन का संदेश लेके गए थे, सर कुलदीप वो तो नैयर, बहुत शत्रुघ्न सिन्हा। लंबा कंटेंट है सर, वो तो बहुत बात करेंगे। एक बात नहीं, मैं बताइए आपको ये आप। बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इंदिरा गांधी फिल्म कहाँ से आई। आपने मुझसे पूछा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। इंदिरा गांधी फिल्म वहां से आई थी, उस बैकड्रॉप में, जब पूरा देश ये याद कर रहा था कि यार, एक देश में हमारे इंदिरा गांधी थी जिसके अंदर विजन था, जिसने बोल दिया सैम मानेक शाह को। तो वहां से ये बात निकली कि यार, अब ये टाइम आ गया, हम गांधी फिल्म बना चुके हैं, तो इंदिरा गांधी के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि 84 में उनकी हत्या हुई है, आज 2000 है, ठीक नहीं, है। इंदिरा पे तो बहुत सारी मूवी आई है। नहीं, वो तो अब आई है सर, ये तो अब अच्छा। आई है। अभी जो ताजा फिल्म आई थी जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, कंगना रनौत जी ने उस पर की, और वो आपने देखा कि उस पर किस तरह हमने जब ये बनाई, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, ये बहुत रोचक घटना है। कमलेश्वर जी, जिन्होंने आंधी लिखी थी, हिंदी के सबसे बड़े लेखक हैं, आंधी नाम की फिल्म जिसको गुलजार ने डायरेक्ट किया था, और ऐसा माना जाता है कि इंदिरा जी के जीवन पर बनी हुई फिल्म थी, संजीव कुमार थे, सुचित्रा सेन थी, उसमें इंदिरा जी का वो कैरेक्टर भी था कि उड़ीसा में उनके ऊपर पत्थर फेंकते, नाक पे चोट लग जाती है, तो वो सीन भी था, ठीक है। वो कहानी लिखी थी कमलेश्वर जी ने। तो जब मैंने ये फिल्म का पूरा आइडिया बनाया, और ये ट्रायोलॉजी थी, एक इंदिरा पे थी, एक जेपी पे थी, और एक हेडगेवार पे थी, जो उस समय के तीन पॉलिटिकल थॉट थे। ये हमने ट्रायोलॉजी सोची थी, और पहली इंदिरा थी। और आपको आज बता रहा हूं, पहली बार इसकी योजना जब बनी तो हमने किससे परमिशन ली, सोचिए, आप नाम नहीं सोच सकते आप,
किसी को नहीं वाजपेयी। मालूम। वाजपेयी। अडवाणी जी के पास गए हम। हाँ, वही आडवाणी वाजपेयी, ठीक वही है। तो दो थे। नहीं हाँ। देखिए, अडवाणी जी के पास 2 वजह थी। एक तो मैं उनकी बेटी के साथ शो कर रहा था, हाँ, करेक्ट, हाँ। जीवन के पल दो पल। अप्रोच दूसरा, वही था ना, हाँ। अडवाणी जी मूल रूप से फिल्म समीक्षक रहे हैं। अच्छा। He was a film journalist. So ओके। he was a compulsive weaver and he was an encyclopedia. और एग्जैक्टली। कई और भी वजह थी, तो हम उनके पास गए कि भाई हम ये फिल्म बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा बढ़िया है, बनाओ। किसको लिया लेखक? तो हमने कहा कमलेश्वर जी को। बोले ठीक है, सही ले लिया, तुम्हारी पिक्चर तो हिट हो जाएगी। क्योंकि वो कमलेश्वर जी को मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल मानते थे, सम्मान बहुत करते थे। तो हम गए गुलजार साहब के पास। तो उन्होंने, अब कम लोगों को पता है आज की जनरेशन को, गुलजार साहब असल में दरअसल उनका पूरा नाम है संपूर्णन। ठीक है, अच्छा। संपूर्ण किरदार हैं वो। तो अच्छा। उन्होंने माची बनाई थी। तो उन्होंने कमलेश्वर जी का चूंकि संदर्भ था, तो उन्होंने कहा कि भाई देख लीजिए आप, मैं, मेरी बैकग्राउंड और वो आप मेरे बारे में जानते हैं ना। ठीक है। फिर बात हुई मणिरत्नम से, फिर बात हुई प्रियदर्शन से, फिर उसमें बात, मतलब लंबी एक फहरिस्त थी। आखिर में एन चंद्रा साहब, जिन्होंने अंकुश, प्रतिघात, तेजस्विनी, ये सारी फिल्में बनाई हैं, और वो अपनी एक खास तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। और वो उस समय गुलजार के असिस्टेंट डायरेक्टर थे आंधी में। तो उनके साथ फिर बातचीत बनी फाइनली। इस बीच में कई सारे नाम मैंने जानबूझ के एडिट कर दिए, क्योंकि उन घटनाओं को आज बताने का जरूरी नहीं है। उनको लिया नितिन केनी जी, जिन्होंने गदर बनाई थी। गदर के बाद ये उनकी सेकंड मूवी होती। और मनीषा कोइराला जी का चुनाव हुआ। 3 नाम थे, तब्बू, मनीषा कोइराला और करिश्मा कपूर। लेकिन पूरे ऑब्जेक्टिविटी के साथ उसमें मनीषा जी का चयन हुआ। उनके साथ कुछ ऑडिशन भी हुआ, कुछ एक दो सीन शूट भी हुए। लेकिन उस समय माहौल इस तरह का था कि परमिशन नहीं मिली। तो जो उस समय, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी वो नहीं करना चाहता, एक किताब को हमने मेंशन किया। और पब्लिक परसेप्शन, वो किताब इंदिरा जी की बहुत क्लोज मानी जाती है। उसकी जो राइटर है, उन्हें माना जाता है कि वो इंदिरा जी की बहुत खास सहेली थी। हमने वो जिक्र किया कि जी ये हमने बनाई है। और कमलेश्वर जी, मतलब इंदिरा, सोनिया जी जानती थी कमलेश्वर जी के बारे में। और नटवर सिंह जी तो उस समय इंदिरा गांधी मेमोरियल के हेड थे, चेयरमैन थे। और दे वर वेरी क्लोज देन। लेटर ऑन दे फेल आउट विद ईच अदर, बट दैट टाइम ही वॉज वेरी पावरफुल एंड ही वॉज द अनडिस्प्यूटेड लीडर इन द कांग्रेस। ऑफ कोर्स सोनिया जी वाज दी, एंड राहुल जी वक्त तो थोड़े छोटे थे तब तक, पॉलिटिकली उसमें नहीं आए थे, प्रियंका जी और राहुल जी। तो उनसे मिले। तो उन्होंने कहा कि बड़ा पर्टिकुलर टर्म है सोनिया जी ने जो बोला। हमने जब उस किताब के बारे में जिक्र किया कि हमने तो इस पर वो की है, तो उन्होंने कहा कि ऑल दिस इज बाजार गॉसिप, दिस वाज दी बाजार गॉसिप। पर हमने, उन्होंने पूछा कि क्यों बनाना चाहते हो? तो मैंने कहा कि देखिए, आज एक तो देश मिस कर रहा है, लेकिन हम कोई उसकी बात नहीं कर रहे, हम एक ऐसे व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। नेहरू जी ने अपनी बेटी को किस तरीके से संस्कार दिए, किस तरीके से वर्ल्ड व्यू दिया, किस तरीके से उनका पालन पोषण किया। और कैसे एक इंदिरा गांधी, जो अपनी बुआओं की वजह से, अपनी माता जी के साथ हुए, जो भी उनके साथ थोड़ा इनडिस्क्रिमिनेशन हुआ क्योंकि कमला जी की बैकग्राउंड अलग थी, वहां से इंदिरा गांधी एक ऐसे लीडर के तौर पे सामने आई जिन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित किया। आयरन चलिए। लेडी की, उनको वाजपेयी जी ने गॉट दुर्गा इट, बोला। गॉट इट। सर, एक आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको मौका मिले तो सिनेमा में किसकी किसके ऊपर कहानी बनाना चाहेंगे? शॉर्ट वन लाइन आंसर, मतलब शॉर्ट आंसर, क्योंकि आपके ये आंसर पे बेशुमार, ढूंढना पड़ देखिए, रहा है आंसर कहाँ है। ये शॉर्ट बहुत किसके ऊपर बेशुमार बनाना कहानियां हैं। सर, है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि देखिए, फिल्मकार ना बड़ा लालची होता है और स्वार्थी होता है। फिल्मकार बड़ा ओके। लालची और स्वार्थी होता है। उसकी चॉइस और उसकी प्रेफरेंस बदलती रहती है। ये कोई एक नहीं हो सकती। हो सकता है मैं चलिए। आप पर ही फिल्म बनाना चाहूं। ठीक है। सर, हो ये जो सकता है मैं कपेट मोदी है। जी, हो सकता है मुझे, मैं मोदी जी भी बनाना चाहूं। क्योंकि देखिए, एब्स्ट्रैक्ट में नहीं आप कर सकते, क्योंकि फिल्म आर्ट के साथ साथ एक प्रोफेशनल वो भी है, उसमें पैसा सर, बड़ा इन्वॉल्व होता ये है। बहुत तगड़ा वाला शिफ्ट हुआ, इंदिरा गांधी तो मोदी जी। तो ये बाजारीकरण ही तो हो गया, बाजार गॉसिप तो हो ही नहीं गया। नहीं नहीं, बात वो नहीं। मोदी जी पे तो बन गई 6 फिल्में, भगत सिंह पे 4 फिल्में बन गई, क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। अगर आप फिल्म मेकिंग की बात करते हैं, तो रंग दे हाँ, बसंती और हाँ, मुन्ना भाई एमबीबीएस, दीज हाँ। आर दी 2 एग्जाम्पल्स विच आर फार बेटर एंड सुपीरियर देन दी 4 फिल्म्स मेड ऑन भगत सिंह। तो how you make the film, how you tell दैट your मेक सेंस। story, that matters. What I'm trying to tell here is, by merely making something which is technically called a film is not sufficient. आप बैठ के खुद देख रहे हो अपनी सीडी, उससे क्या फायदा हुआ? क्या फेंक दे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा?
तो मोदी जी पर इतनी फिल्म आ गई, बताइए क्या हो गया? सुरेश क्या? ओबराय का लड़का भी बना उसमें मोदी जी, वो दूसरे भी लोग बने मोदी जी, तो क्या हुआ पता भी नहीं चला किसी को। अब रैपिड फायर क्वेश्चन, ये आंसर, ये रैपिड फायर क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल वन वन वर्ड होगा, राइट? मेड न्यूज और न्यूज, आज का न्यूज। अस्तित्व क्या है? न्यूज, ओके। आज का अस्तित्व क्या है, आपका सवाल मैंने पूरा आप हाँ सुना बाद में। आज हाँ। तो फेक न्यूज ही है। अच्छा। गेट, ओके बात है। एक पे फोकस, एक करियर पे फोकस या बहुत सारे करियर्स पर फोकस युवाओं के लिए? एक। मास्टर ऑफ वन। मास्टर ऑफ वन। लव और मनी? ऑलवेज लव। Money will automatically come if you are being loved or if you are in love. So money will always fall in. कंटेंट ड्राइवन फॉर ethics or entertainment? Ethics. Okay, good. Anchor in a spotlight or director for long-term perspective? Anchor in the spotlight or director in the डायरेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्या चूज करेंगे आप? director. ओके। पीआर में कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कनेक्शन? आज के दौर में कनेक्शन। सो ये रहा आज की मेरी मुलाकात मनोज रस्तोगी जी से, जो नॉलेज एंड विजडम के बहुत बड़े अथाह सागर हैं। और ये जब बोलते हैं तो हर चीज को इतनी विस्तार पूर्वक बोलते हैं कि आपको उसमें से निकालना पड़ेगा चीजें। अगर आप सचमुच में अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इनके बातों में ये चीज सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि व्हाट मैसेज ही इज गिविंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू रियली रियली वांट टू लर्न फ्रॉम अ चाइल्ड who had stayed the nana and nani house because of disturbed family, still he made his life, and made his life in every sphere of a life, right from the beginning in the spotlight, writing content, choosing, made his ways, coming into the corporate world and working in the company like a JSPL, जिसमें काम करके देन JSPL के न्यू चैनल पे एक बहुत ही अच्छी जिम्मेदारी को लेके चलना, working for the CSR, working for the politics, working for the government. He has his own ideology. Let's respect it. And he has his own inclinations. Let's respect it. Everybody is individual. Everybody has his own framework. So that's what this is. So I hope that what you learned it, write down in comment box. And if you really want his connect, so in the link I'm going to share his channel link, so you can directly communicate with him. You can get a chance to be associated with him, especially if you're from Muzaffarnagar or Ghaziabad and something like that. So you can connect. He's a very humble person and eager to meet with an open heart and something like that. So आप इंजॉय करेंगे। इनके लिंक को मैं जरूर वहां दे दूंगा, और लिंक के थ्रू आप इनको डायरेक्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट हिज नंबर ऑल्सो, उस लिंक पे आपको मिल जाएगा। बिकॉज एक व्यक्ति जब अच्छा काम करता है, जब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उस व्यक्ति को वो मोटिवेशन देता है, वो सारी चीजें देता है। सो यू आर द सोर्स ऑफ हीज मोटिवेशन एज वेल। सो डेफिनेटली लाइक बी कनेक्ट विथ हिम। एंड ये अथाह समंदर है, प्रैक्टिकल है, और लोगों को खुले मन से हेल्प करते हैं। आज की दुनिया में जहाँ हर चीज में दलाली दिखी जाती है, जब मैं पहली बार मिला इनसे तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। आजकल के युग में जब एक कोई नंबर भी देता है तो कहता है मेरा ध्यान रखना, but he is a different aspect of the life because he has seen the life, he has developed the life, and that's how it's gone. So thank you so much, sir, for coming on my show and giving me the privileges like मैं आपको host कर The सकूं। privilege is all mine. Rather, I should be thankful to you that you found something worth, something relevant, talking me Right, and right. providing me an opportunity to share my thoughts and whatever you had asked in that unscripted Yeah, interview where right, you asked question from your heart and I right, responded. I tried to right, give response you from the heart. एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा जो आपने प्रयास अपने दर्शकों के लिए किया। right, पहली बात तो ये हिंदुस्तान हमारा है और बल्कि पूरा right, विश्व हमारा है, तो आप कहीं से भी हो, आप कहीं से भी हो, बिना किसी उस संकोच के आप संपर्क कर सकते हैं। जो right. क्षमताएं हमारे पास है, जो भी जानकारी हमारे पास है, उसे शेयर करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरी बात, अपना जीवन का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है।
होती उसकी जीत है, जो ना माने हार। ये मेरी वो लाइन है, मोटो लाइन है, जो मैं मेरी ईमेल के अंदर भी मैं लिखता हूं, और मेरे जीवन का सूत्र है। पहली चीज। दूसरी बात, 10 किताबें तो हमने लिखी नहीं, पर एक बच्चे को पढ़ना सिखाया है जरूर। दिस इज अनदर, यू कैन से, वन लाइनर विच आई चेरिश, विच आई प्रैक्टिस इन माई एंटायर लाइफ। इंटेलेक्चुअल होने का कोई घमंड नहीं है, कोई हैंगओवर नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली जो कि फंडामेंटल है, जितना महत्वपूर्ण जीवन में बड़ी किताबें लिखना यानी इंटेलेक्चुअल वर्क है, उतना ही महत्वपूर्ण है ग्रास रूट वर्क। क्योंकि वो अपना फंडामेंटल फिलॉसफी रही है कि ग्रास रूट वर्क के बिना आपके इंटेलेक्ट का कोई फायदा नहीं है। ये दो चीजें जीवन में आई हैं, उन्हीं को हम लेके चले हैं। और चलते चलते एक आपको शेर सुना देते हैं कि तू चला चल रास्ते में मील के पत्थर ना देख। तू चला चल चल रास्ते में मील रास्ते के में पत्थर ना देख, पत्थर न देख। वरना ये आदत थकन, वरना ये आदत थकन को पांव तक ले जाएगी। दैट्स ट्रू। थैंक यू सो मच सर, आपसे बहुत कुछ पूछना था। बॉम्बे में आपने बहुत स्ट्रगल किया, उसकी कहानी पूछनी थी, अगली बार किसी एपिसोड में जरूर पूछूंगा आपकी बॉम्बे में एक्टर बनने की स्ट्रगल को। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, वो मैं अगली एपिसोड में पूछूंगा। ऑलरेडी ये काफी लंबा हो गया है, सो आप धन्यवाद। समंदर हो, बहुत 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 धन्यवाद। बार आना बहुत बहुत पड़ेगा धन्यवाद। आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू नमस्कार। सर।